अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंटिंग सीकर। जैसा कि हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की थ्योरी जो है इस टॉपिक से रिलेटेड उसको मुकम्मल तौर पर कवर कर लिया था अपने प्रीवियस वीडियो में। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो इस वीडियो में हम जो है ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का, जो कि आपके 5 इयर्स पेपर से मैंने उठाया है। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। कंपैरिजन ऑफ कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट ऑफ ओशन कंपनी रिवील्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। डेबिट बैलेंस, जैसा कि आपको यूजुअली दिया जाता है कि डेबिट और क्रेडिट बैलेंस उमूमन दिए होते हैं आपके बैंक बैलेंसेस की सूरत में। तो डेबिट बैलेंस है एज पर कैश बुक 10,000 और डेबिट बैलेंस है एज पर बैंक स्टेटमेंट 17,000। तो सबसे पहले इस मसले को देखते हैं। सबसे पहले हम आएंगे और अपने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का, जो मैंने पहले से ही इसका जो है एक शेड्यूल तैयार कर लिया है ताकि वक्त को बचाया जा सके। तो सबसे पहली लाइन में हम बैलेंसेस लिख दे रहे हैं। बैलेंसेस में सबसे पहले हमने देखा कि 10,000 जो कि हमारा कैश बुक का बैलेंस है, ओके, और 17,000 हमारा पासबुक का बैलेंस है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये एक चीज आप नोट करें कि पासबुक का बैलेंस मैंने अंडर ब्रैकेट लिखा है। इसका क्या मतलब है? तो मैं आपको एक बात बताऊं कि पासबुक का जो एक बैलेंस बाय डिफॉल्ट होता है, बाय डिफॉल्ट या बाय नेचर आप कह लें, पासबुक का बैलेंस जो है वो होता है क्रेडिट बैलेंस, ओके। लेकिन यहां पर स्टूडेंट्स आप ये देखें कि यहां पर डेबिट बैलेंस दिया हुआ है एज पर बैंक स्टेटमेंट 17,000, ओके। तो डेबिट बैलेंस का मतलब है कि बैलेंस को हम अंडर ब्रैकेट लिखेंगे, यानी माइनस में लिखेंगे। अच्छा, बैंक का बैलेंस माइनस क्यों हो गया, ये आप मुझसे कमेंट में पूछिएगा कि ये ऐसा कैसे हो सकता है कि बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस माइनस में आ जाए। तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि रनिंग फाइनेंस भी हो सकता है या दूसरी चीजें भी हो सकती हैं, डेट फाइनेंसिंग भी हो सकती है, लेकिन ये बात आप मुझसे कमेंट में पूछिएगा। सो हम तीसरा पॉइंट देखते हैं कि यहां पर लिखा है अ डेबिट मेमो फॉर अ चेक ऑफ ₹10,000 मार्क्ड एनएसएफ। एक डेबिट मेमो मिला कि 10,000 का चेक जो है वो क्या हो गया है, डिसऑनर हो गया है। एनएसएफ, एनएसएफ का मतलब क्या होता है यहां पर मैंने लिख दिया है। एनएसएफ का मतलब है नॉन सफिशिएंट फंड, यानी नॉन सफिशिएंट फंड होने की वजह से आपके डेटर्स का चेक, जो आपको कस्टमर ने चेक दिया था, वो डिसऑनर हो गया है और उसकी अमाउंट है 10,000, ओके। तो डिसऑनर चेक के केस में हम पढ़ चुके हैं कि ये हमेशा लेस हो जाता है आपके कैश बुक के बैलेंस से। तो यहां पर हम लेस कर देंगे डिसऑनर्ड चेक मार्क्ड एनएसएफ 10,000। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। उसके बाद आपसे कहता है पॉइंट नंबर 4 में कि चेक डिपॉजिट टोटलिंग ऑफ ₹40,000 बट ओनली ₹24,000 वर क्लियर। यानी हमने चेक डिपॉजिट कराया था अपने बैंक अकाउंट में, कितने का? 40,000 का, क्लियर, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 24,000 क्लियर हुए। यानी इस दोनों फिगर में से हम माइनस कर लें तो हमारे पास अनक्लियर चेक आ जाएगा। यानी कि हम ये देख लें, अगर स्टूडेंट यहां पर, तो स्टूडेंट्स 40,000 का टोटल डिपॉजिट था और 24,000 उसमें से क्लियर हो चुके हैं। इसका मतलब 16,000 का जो चेक है वो अनक्लियर्ड है, ठीक है। और अनक्लियर्ड चेक के साथ हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं, इसको हम ऐड कर देते हैं अपने पासबुक में, ठीक है। तो ये 16,000 हमने ऐड कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है चेक इशूड फॉर 30,000 बट ओनली ₹19,000 वर प्रेजेंटेड। कि टोटल चेक जो इशू किया था कंपनी ने वो 30,000 रुपए का था, लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ 19,000 रुपए का चेक जो है प्रेजेंट हुआ है। तो हम दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, 30,000 माइनस 19,000। तो 11,000 का जो चेक है ये अब तक अनप्रेजेंटेड है बैंक में। और अनप्रेजेंटेड चेक्स के साथ हमारी ट्रीटमेंट क्या होती है कि हम लेस कर देते हैं
प्रेजेंटेड चेक्स अपने पासबुक से। ओके, तो हम लिख देंगे 11,000 लेस। ठीक है, अब जो है पॉइंट है हमारा लेट डिपॉजिट नॉट शोन इन द बैंक स्टेटमेंट। असल में लेट डिपॉजिट और अनक्लियर्ड चेक जो है तकरीबन एक दूसरे से मैच करते हैं, एक ही चीज होती है। लेट डिपॉजिट ये होता है कि आपने बैंकिंग आवर्स के बाद चेक को डिपॉजिट कराया, लेकिन बैंक ने उसमें 2 या 3 दिन के बाद की डेट डाल दी क्लियरेंस की। ठीक है, तो वो भी एक किस्म का अनक्लियर्ड चेक ही होता है, लेट डिपॉजिट चेक। मैंने इसको थ्योरी में बताया भी है। तो लेट डिपॉजिट जो कि बैंक स्टेटमेंट में नहीं शो हुआ, वो कितने का चेक है जनाब? 32,000 का। तो इसको हम अनक्लियर्ड चेक या लेट डिपॉजिट चेक में हम डाल देते हैं। क्या अमाउंट है? 32,000 ऐड कर लेते हैं हम अपने पासबुक में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एडवांस रिसीव फ्रॉम बैंक दैट अ कस्टमर हैड मेड डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू द बैंक ₹18,000। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये डायरेक्ट डिपॉजिट का केस है, इसको हम अपने थ्योरी में कवर कर चुके हैं कि जब भी कोई कस्टमर आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट करा देता है, आपको नहीं पता होता उस वक्त तक, लेकिन जब बैंक स्टेटमेंट आता है तो आपको पता चलता है कि मेरे फला कस्टमर ने मेरे अकाउंट में ये पैसे जमा कराए। ठीक है, तो आपको तो पता ही नहीं है, लिहाजा इस अमाउंट को आप डायरेक्ट डिपॉजिट को हमेशा ऐड करेंगे अपने कैश बुक में। 18,000 को ऐड कर लीजिए अपने कैश बुक के बैलेंस के साथ। अब जो हमारा अगला पॉइंट है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक 2,500। 2,500 का आपके बैंक बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है, जो कि आपको बैंक ने पैसे दिए हैं एज अ प्रॉफिट के तौर पे। ठीक है, तो ये भी आपको अमूमन नहीं पता है। जब आपने बैंक स्टेटमेंट रिसीव करते हैं तभी आपको पता चलता है कि हमें इतना इंटरेस्ट हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। तो सिंपल सी बात है, आप इंटरेस्ट जो कि डायरेक्ट क्रेडिट हुआ है आपके बैंक स्टेटमेंट में, उसको आप ऐड कर लेंगे अपने कैश बुक में 2,500। सो द लास्ट पॉइंट, लॉकर चार्जेस डेबिट बाय बैंक ₹500। 500 का लॉकर चार्जेस भी लगा है। अच्छा, लॉकर चार्जेस आप इसको लिख दें या बैंक चार्जेस लिख दें, बात एक ही है। तो बैंक चार्जेस या आप लिख दें लॉकर चार्जेस, लॉकर चार्जेस 500। ये आपने लेस कर देना। तो इसका टोटल आप देख लें स्टूडेंट्स, का टोटल कितना बन रहा है, क्योंकि हम अपने तमाम जो पॉइंट्स हैं, ट्रांजेक्शन्स हैं, उसको हम इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं। तो लेट्स टोटल इट। तो जो इसका टोटल है, जो एडजस्टेड बैलेंस आ रहा है स्टूडेंट्स, वो आ रहा है 20,000। ये है हमारा एडजस्टेड बैलेंस। अब स्टूडेंट्स, इसकी जो दूसरी रिक्वायरमेंट है, जैसा कि हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मुकम्मल कर लिया और बैलेंस भी रिकंसाइल हो गया, इसकी जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो है रिकॉर्ड नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्रीज इन जनरल जर्नल। अब हम इसकी एडजस्टिंग एंट्रीज बनाएंगे जनरल जर्नल में। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये बात याद रखें कि हम सिर्फ और सिर्फ एडजस्टिंग एंट्री उन ट्रांजैक्शंस की पास करते हैं जो हमारे कैश बुक से रेलिवेंट है। इसका मतलब यहाँ पर जो भी कुछ प्लस माइनस पासबुक की साइड हुआ है ना, इस साइड, यानी कि इस साइड जो भी पासबुक की साइड प्लस माइनस हुआ है, हम इसको अकाउंट फॉर नहीं करेंगे, इसकी एडजस्टिंग एंट्रीज नहीं पास करेंगे। सिर्फ और सिर्फ कैश बुक में होने वाले चेंजेस को हम जो है उसकी एडजस्टिंग एंट्रीज पास करेंगे। ठीक, तो सबसे इसका आसान तरीका ये होता है कि जो भी बैंक से माइनस हो रहा है, ठीक है, उसे हम बैंक क्रेडिट कर देंगे। जैसे कि 10,000 यहाँ पर
इस केस में आप देखें कि 10,000 जो है माइनस हो रहा है, तो बैंक हमने क्रेडिट कर देना है 10,000 से, और इसके अगेंस्ट में चूंकि चेक है हमारे कस्टमर का, जैसे मैंने पहले ही बताया था, और वो बाउंस हो गया है, डिसऑनर हो गया है, तो अकाउंट रिसीवेबल हमने उस वक्त क्रेडिट किया होगा जब चेक लिया होगा। अब हम इसकी रिवर्सल एंट्री पास कर रहे हैं चेक डिसऑनर होने की सूरत में, तो हमने क्या करना है कि बैंक तो क्रेडिट कर ही लिया, क्योंकि बैंक में से ये 10,000 रुपये माइनस हो रहे हैं, और अकाउंट रिसीवेबल को हमने दोबारा डेबिट कर लिया कि ये पैसे हमने रिसीव किए ही नहीं, दोबारा से रीइंस्टेट हो गया एक किस्म से ये अकाउंट रिसीवेबल। ओके, अब स्टूडेंट जो एक ट्रांजैक्शन है 18,000 की, ये देखें आप, ये है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर। इसमें क्या है, क्योंकि बैंक कॉलम में ये 18,000 प्लस हुआ है, तो बैंक डेबिट होना है, ठीक है, हमने डेबिट कर दिया बैंक। और कस्टमर ने डिपॉजिट कराया था, तो यकीनन हमने जब कस्टमर से पैसे लिए तो अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा 18,000। नेक्स्ट क्या है 2,500, इसके ये क्या ट्रांजेक्शन थी, 2,500 ये है कि इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक, बैंक ने आपको इंटरेस्ट क्रेडिट किया था, तो फिर ये ऐड हुआ है आपके कैश बुक बैलेंस में, तो बैंक तो डेबिट होना ही है 2,500 से, 2,500 से बैंक डेबिट। और चूंकि इंटरेस्ट आपको मिला है तो इंटरेस्ट आपका इनकम होता है, तो आपने इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट कर दिया 1,500। एंड द लास्ट पॉइंट इज योर बैंक चार्जेस, आई मीन लॉकर चार्जेस। तो लॉकर चार्जेस की एंट्री आप बैंक चार्जेस डेबिट कर लेंगे, बैंक क्रेडिट होगा, क्योंकि 500 माइनस हुए आपके कैश बुक से, तो क्रेडिट हो जाएगा हमारा 500 से, और बैंक चार्जेस डेबिट हो जाएगा 500 से। तो स्टूडेंट जैसा कि हमने ये क्वेश्चन फ्रॉम स्टार्ट टू एंड मुकम्मल कर लिया है, अब इसमें आपको किसी की भी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो मुझसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है, आपके पास 5 ईयर्स पेपर से कोई सवाल है, तो मुझसे आप ज़रूर शेयर करें, मैं वीडियो के थ्रू उसको सॉल्व कर दूंगा। और जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, थैंक यू।